नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज साथियों हम कक्षा 12 की बात करेंगे, विषय रहेगा हिंदी अनिवार्य और प्रकरण रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। इस प्रकरण में से ध्यान दें आप, इस भाषा, लिपि और व्याकरण के प्रकरण में से कुल 2 अंक के प्रश्न हमसे पूछे जाएँगे, जिनका स्वरूप अति लघुतरात्मक होगा। आप कह सकते हैं कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएँगे। आप यहाँ कुल 42 प्रश्न देखेंगे। इन 42 प्रश्नों को यदि आपने ढंग से पढ़ लिया, देख लिया, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी हाल में इनसे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला है। इस प्रकार से आप अपने 2 अंक स्थायी कर सकते हैं। और आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चैनल को यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आए हैं तो भी कर लेवें। पहला प्रश्न, यहाँ देखिएगा, पहला प्रश्न क्या लिखा है? स्वरूप बदल गया है इस बार, इसलिए प्रश्नों को नए ही सिरे से, नए हिसाब से लिख कर आपके सामने लाए हैं। क्योंकि कंप्यूटर में हाथ थोड़ा तंग है, टाइपिंग बहुत कम हो धीमे होती है, इसलिए हाथ से लिखने में ज़्यादा एतबार रखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप कि 2 या 2 से अधिक मनुष्यों मतलब 2 आदमियों या 2 से अधिक आदमियों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए काम में लिए जाने वाले ध्वनि संकेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे भाषा के नाम से। अन्य सालों में क्या होता है, हमसे प्रश्न पूछा जाता है भाषा किसे कहते हैं? तब हम कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा व विचारों के आदान-प्रदान के लिए काम में लिए जाने वाले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। इस बार हमसे सिर्फ खालिस्तान पूछे जाएँगे, तो यदि ये प्रश्न आता है तो यहाँ होगा कि ध्वनि संकेतों को खालिस्तान नाम से जाना जाता है और ये जो खालिस्तान यहाँ रहेगा, इसके स्थान पर आप क्या लिख देंगे? भाषा शब्द लिखेंगे। किसी एक प्रांत या उप प्रांत में मतलब प्रांत का मतलब राज्य या छोटे राज्य के कुछ हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो उसे विभाषा कहा जाता है। विभाषा कहा जाता है। भाषा का वह रूप जिसका व्यवहार मतलब व्यवहार का मतलब होता है बोलना, बहुत ही सीमित, बहुत थोड़े से क्षेत्र में वह क्या कहलाता है? तो क्या के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? खालिस्तान में बोली कहलाता है, वह बोली कहलाता है, वह रूप। आगे चौथा प्रश्न है, भाषा का कौन-सा रूप मूलतः भूगोल पर आधारित है? तो वह है बोली। तो यहाँ हम लिखेंगे भाषा का बोली वाला रूप मूलतः भूगोल पर आधारित होता है। भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? तो भाषा के कितने के स्थान पर लिखेंगे? 2 रूप माने जाते हैं। और यदि हो सकता है प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, भाषा के निम्न 2 रूप माने जाते हैं या भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला मौखिक या वाचिक, एक ही बात है और दूसरा है लिखित रूप। छठा प्रश्न है, भाषा के किस रूप द्वारा समाज की संस्कृति, फिर ये हंस पद लगा के यहाँ लिखा साहित्य व इतिहास सुरक्षित रहते हैं? तो लिखित रूप के द्वारा। एक बार लिख दिया संस्कृति की कोई बात, साहित्य लिख दिया या इतिहास लिख दिया, तो निरंतर कई पीढ़ियों तक और सुरक्षित रखा जा सकता है। मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता, कुछ नई चीजें जुड़ जाती हैं और कुछ आवश्यक चीजें छूट जाती हैं। भाषा का कौन सा रूप व्याकरण के द्वारा अनुशासित होता है? तो लिखित रूप होता है। आप समझ सकते हैं कि यदि हमें लिखना है 500 रुपए, है ना? हमें 500 लिखना है तो 500 इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन बोलते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? 500। हम वहाँ 500 बोल देते हैं। थोड़ा-सा मुख सुविधा का उसमें ध्यान रखा जाता है या मुख सुविधा का एक हम कहें मुख सुविधा का असर उस पर रहता है मौखिक भाषा पर। चलिए अगला प्रश्न, भाषा के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? भाषा का लिख दिया गया कोई रूप उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। यहाँ किसके स्थान पर लिख देंगे? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के ध्वनि संकेतों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतीक, चिन्ह या संकेत क्या कहलाते हैं? तो लिपि कहलाते हैं। आप इस क्या के स्थान पर दोबारा पढ़ें प्रश्न को कि भाषा के ध्वनि संकेत, जैसे हम बोल रहे हैं अ, मैं, रे, अमर, है ना? तो उस अमर को लिखेंगे कैसे? तब हम अमर ऐसे लिखते हैं और ये जो हमने जो निशान काम में लिए हैं, ये ए का प्रतीक चिन्ह है या संकेत है,
ये मैं का है, ये रे का है। तो इस प्रकार से हमने इनको काम में लिया, ये संकेत ही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। भाषा की इकाइयाँ कितनी मानी जाती हैं? 5 इकाइयाँ मानी जाती हैं। कौन-कौन सी? ध्वनि, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। उसके बाद में वर्ण, जो कि लिखित रूप है, सबसे छोटी ध्वनि है। उसके बाद में शब्द है, मतलब वर्णों से क्या बने हैं? शब्द बने हैं। उसके बाद में पद है, शब्द ही पद कहलाते हैं, लेकिन अकेला कोई है तो नहीं कहलाएगा। जैसे हम कहें राम, तो ये क्या है? शब्द है। और हमने लिखा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो राम अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, इसलिए वह पद कहलाता है। और इन सारे चीज़ों को हम एक साथ, जैसे विचार, हमारे जो विचार थे वो किसके माध्यम से प्रकट होते हैं? वो वाक्य के माध्यम से। अब देखिए इन सभी की परिभाषा लिखी है आपके सामने। 12वां प्रश्न है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ क्या कहलाती है? तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाजें ध्वनि कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण है जो लेखन प्रक्रिया में काम आते हैं। कितने? 52। स्वर है 11 है, व्यंजन है 33, 4 है संयुक्त वर्ण, 2 है उत्क्षिप्त वर्ण और 2 है अयोगवा है। कुल मिलाकर 52। वाक्य में प्रयुक्त 14 का प्रश्न देखो कि वर्णों के सुव्यवस्थित एवं सार्थक समूह को कहा जाता है। तो सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यहां हम शब्द लिखेंगे यदि रिक्त स्थान हमसे पूछा गया ये प्रश्न तो। जैसे मान लो हमने लिखा क में ले, ये अलग अलग वर्ण थे, आपने क यहाँ लिख दिया, ले यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ लिख दिया, कमल नहीं बना। आप एक सिरोरेखा के नीचे लेकर आएंगे इनको, तो व्यवस्थित भी है और सार्थक भी है, अर्थ निकल रहा है इसका। लेकिन यदि हम और इसी से लिख देते हैं कलम, तो भी अर्थ निकल रहा है, व्यवस्थित भी है, सार्थक भी है। लेकिन इन्हीं 3 वर्णों से हम एक ये शब्द बनाते हैं ले में के, तो लमक सार्थक भी नहीं है और व्यवस्थित भी नहीं है, इसलिए इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। आगे चलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे पद कहते हैं। या वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे पद कहलाते हैं। शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को किस नाम से जानते हैं? वाक्य के नाम से। शब्दों का व्यवस्थित भी है और सार्थक भी है। जैसे हमने अभी बात की, राम ने रावण को राम ने रावण को मारा। अब आपने, अब यही शब्द है वो इस प्रकार से लिख दो कि मारा ने को रावण राम। अब ये शब्द तो वो के वो है, लेकिन न तो सार्थक है, कोई अर्थ निकल रहा है, और न ही कोई न ही वो व्यवस्थित है। इसलिए एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है, तब वो अर्थ प्रदान करने लगते हैं, तो वो वाक्य कहलाते हैं। और यदि उन्हीं शब्दों को अव्यवस्थित कर दिया जाता है और उससे कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो वाक्य नहीं कहला सकते। अगला प्रश्न देखते हैं 18वें नंबर का कि भाषा की किस इकाई द्वारा वक्ता का पूर्ण मंतव्य स्पष्ट होता है? हम जो बात कहना चाहते हैं वो किसके माध्यम से? क्या ध्वनि के माध्यम से कह सकते हैं? नहीं। क्या हम वर्ण के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं? नहीं। क्या हम शब्द के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं? नहीं। क्या हम पद के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या हम वाक्य के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं? जी हाँ, आप वाक्य के माध्यम से अपने आपके मन में जो विचार हैं उन विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आगे आते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से। भाषा को अनुशासन में रखने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। अगला प्रश्न है, कोई भी भाषा किससे अनुशासित होती है? तो व्याकरण से। भाषा का मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप कौन तय करता है? तो व्याकरण तय करता है।
भाषा की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है? व्याकरण की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को, जरूरी नहीं कि हिंदी ही हो, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, कोई भी भाषा, एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को सर्वमान्य, सबके लिए मान्य, शिष्ट, स्थायी एवं एक रूपता प्रदान करता है। मतलब चाहे आप जम्मू कश्मीर में लिखें, चाहे आप तमिलनाडु में लिखें, लेकिन यदि आप हिंदी लिख रहे हैं और वहां आप कमल पुष्प की बात कर रहे हैं तो कमल शब्द इसी प्रकार से वहां लिखा जाएगा। तो ये एक रूपता, मतलब सर्वमान्य, शिष्ट, स्थायी व एक रूपता कौन प्रदान करता है? तो व्याकरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। मतलब वर्ण भी आते, वर्णों का विश्लेषण हम करते हैं या वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं व्याकरण में, शब्दों के विषय में अध्ययन करते हैं व्याकरण में, पदों के विषय में अध्ययन करते हैं व्याकरण में, और वाक्य का अध्ययन किया जाता है व्याकरण के अंतर्गत। आते हैं अगले प्रश्न पर। शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख व्याकरण के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? मतलब शब्दों का निर्माण, तो ये वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति व रचना का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? तो शब्द विचार के तहत या शब्द विचार प्रकरण के तहत। आगे चलते हैं, वाक्य के अन्वय, संश्लेषण, विश्लेषण का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? तो वाक्य विचार के माध्यम से किया जाता है। देवनागरी लिपि में लेखन कार्य होता है तो हमेशा आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और इधर जाते हैं, मतलब ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई, अर्थात बाएं से, और आप राइट में जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप दाएं जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं लेखन कार्य किया जाता है। सिरोरेखा किस लिपि की विशेष पहचान है? तो देवनागरी लिपि की, अर्थात हमें जो शब्द लिखते हैं उस शब्द के ऊपर ये जो लाइन खींचते हैं यह सिरोरेखा कहलाती है। ये हिंदी भाषा की, या सॉरी, देवनागरी लिपि की विशेष पहचान मानी जाती है। हिंदी का मानक रूप क्या कहलाता है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली हिंदी कहलाता है। ध्वन्यात्मक अर्थात ध्वनि से युक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। क्या अर्थ होता है इसका? धातु का व्यक्त वाणी। और धातु कहते किसे हैं? क्रिया शब्द के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। 34वां प्रश्न देखें, भाषा का एक व्याकरण भी होता है और एक शब्दकोश भी होता है। बोली का न कोई व्याकरण होता है न कोई शब्दकोश होता है। विभाषा में भी यही है, विभाषा का न कोई व्याकरण है न कोई शब्दकोश है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज से 4 दिन पहले ही फेसबुक, व्हाट्सएप पर खूब सारे शेयर किए गए, स्टेटस लगाए गए और ये दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया, जिसका नाम जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान में हिंदी को किस बात का दर्जा दिया गया है? तो आप खालिस्तान में लिखेंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के मूल रूप में, अर्थात आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? तो याद रखना बेटा, 14 भाषाएं ऐसी थी जिनको मान्यता प्रदान की गई थी। वर्तमान में कितनी भाषाओं को, वर्तमान का आज की तिथि हम बता देते हैं, 14 जनवरी 2022 को। यदि हो सकता है ये वीडियो बाद में देखा जा रहा तो हो सकता है तब तक नई भाषा को मान्यता दे दी जाए। हालांकि राजस्थानी भाषा को
इस अनुच्छेद में शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल करने का ये जो वर्ग कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये कौन सी अनुसूची में है? ये 8वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया है। तो आप ये भी याद रखें कि किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है या प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को, अर्थात 8 और भाषाएं शामिल कर ली गई हैं। आगे देखते हैं, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, मतलब उपभाषा कितनी? 5, बोलियां कितनी? 17 स्वीकृति की गई हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी उपभाषा के तहत कितनी बोलियों को हिंदी में शामिल किया जाता है? तो कुल मिलाकर 4 बोलियां हैं। मतलब राजस्थानी बोली से तात्पर्य ये 4 बोलियां, उपभाषा से तात्पर्य इन 4 बोलियों से है। इन चारों बोलियों का मिला जुला या संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है? राजस्थानी कहलाता है। अब राजस्थानी में कितनी भाषा, कौन कौन सी बोलियां हैं? एक मेवाड़ी, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी मेवाती और चौथा ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी जयपुर के आसपास का क्षेत्र, मारवाड़ी नागौर जोधपुर पाली का क्षेत्र, मेवाड़ी उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद का क्षेत्र और मेवाती अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर का क्षेत्र कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।